हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एमपीपीएससी पे, है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सेस और सरचार्ज क्या होता है। ठीक है, तो ये उसी की दूसरी कड़ी है जिसमें हम बेसिकली डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फीचर ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम है जिसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन टाइप का था कि ताकि आपको समझ में आ जाए पिछले लेक्चर और इस लेक्चर को आप थोड़ा रिलेट कर सकें कि पहला होता है निष्पक्षता, दूसरी होती है दक्षता, है ना। तीसरी जो अच्छी फीचर हमें देखने को मिलती है हमारे किसी भी टैक्सेशन सिस्टम में वो है सरलता, कि भुगतान की प्रक्रिया और जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटिंग होती है, वो सारी चीज़ों में सरलता होनी चाहिए। पेयर्स को लचीला होना चाहिए कि समय के साथ आप उसको बहुत जल्दी परिवर्तित कर सकें, और पारदर्शी होनी चाहिए। पारदर्शी का मतलब ये है कि कैसे टैक्स हमारा जो है अलग अलग चीज़ों में यूज़ हुआ है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, मेथड ऑफ टैक्सेशन। तो बेसिकली मेथड ऑफ टैक्सेशन में तीन होती है ना। मगर मैंने एक और इसमें एक्स्ट्रा रखा हुआ है, अभी हम देखेंगे। एक होता है प्रोग्रेसिव यानी कि प्रतिगामी, सॉरी प्रगामी, रेग्रेसिव यानी कि प्रतिगामी, और एक और जो दूसरा होता है वो होता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम यानी कि आनुपातिक, और एक होता है पूर्वव्यापी कराधान। ठीक है, हम इस सब पे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि प्रोग्रेसिव, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस टैक्स सिस्टम में ये होता है कि आय बढ़ने के साथ साथ आपका टैक्स इनकम भी बढ़ता जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी 5 लाख रुपए इनकम है तो इस पे 10% के हिसाब से टैक्स लग रहा है। ठीक है, अगर आपकी 10 लाख रुपए इनकम है तो आपका टैक्स जो है वो 20% के हिसाब से लग रहा है। 30 लाख रुपए आपकी इनकम है तो 30% के हिसाब से टैक्स लग रहा है। तो ये क्या, आपको इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। तो यही होता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में इनकम के मामले में, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में, वो सॉरी, इनकम टैक्स के मामले में अगर देखें तो हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिलता है। दूसरा होता है रेग्रेसिव। इसी का उल्टा कर देंगे, इसी का अपोजिट कर देंगे तो रेग्रेसिव हो जाएगा कि इनकम तो बढ़ रही है ना। इनकम तो बढ़ रही है मगर इनकम बढ़ने के साथ साथ जो टैक्स हो रहा है वो कम होता जा रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए कि 5% टैक्स, 5% इनकम थी आपके ऊपर, इसके ऊपर उन्होंने 10% टैक्स लगा दिया। 10 लाख की इनकम पे इन्होंने 8% टैक्स लगा दिया। 20 लाख की इनकम पे इन्होंने 7% टैक्स लगा दिया। तो ये क्या है, आपको रिग्रेसिव होते हुआ दिख रहा है ना। 10, फिर 10 से 8, फिर 8 से 7। ये होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। द टैक्स रेट डिक्रीजेस एज द अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इंक्रीजेस। It is applied uniformly, so it take large percentage of income from low income earners and then from high income earners. Hence considered regressive in nature। जैसे कि सेल टैक्स की अगर आप बात करोगे तो सेल टैक्स जो है रिग्रेसिव नेचर का हमें देखने को मिलता है। कर की दर घटती जाती है क्योंकि कराधान के अधिक राशि बढ़ जाती है ना। कराधान की राशि जो है वो बढ़ जाती है। इसमें इसे समान रूप से लागू किया जाता है, इसलिए यह उच्च आय वालों की तुलना में कम आय वालों की आय का एक बड़ा प्रतिशत देता है ना। अब जैसे अगर आप, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, है ना, जो पूंजीवादी समर्थक होगा, जैसे कि पूंजीवादी में समर्थक कौन कौन आ जाता है, यूएसए आ जाता है, ठीक है, यूके आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रतिगामी कर को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है, रीज़न इसके पीछे ये है कि वो ये बोलते हैं कि अगर आप टैक्स जो अपने रिस्क पे टैक्स अगर जनरेट कर रहा है तो आपसे उससे कम टैक्स लेना चाहिए, है ना। और इससे होगा ये कि जो ज़्यादा कमा भी रहे हैं तो उससे टैक्स इवेजन जो है वो कर यानी कि कर से बचने की जो घटनाएं हैं वो प्रतिगामी कर में कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू प्रगामी करों में। अब अलग अलग सिस्टम के अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही वाली बात। फिर होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब ये रहता है कि आपकी जो कर की दर है वो एक समान रहती है रिगार्डलेस ऑफ इनकम कितनी जनरेट हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लो कि आपकी, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए इनकम हो या 20 लाख रुपए इनकम हो या 30 लाख रुपए इनकम हो, टैक्स कितना लगेगा, 15%, बात खत्म। ये होती है कौन, आनुपातिक कर प्रणाली। ये बेसिकली अगर आप समझो तो जो कम दिमाग के लोग रहते हैं ना कि यार भैया हम तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, हमें तो सिंपल से ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे ये सिस्टम लागू होता है। अभी कुछ मेरे को ऐसे एग्जाम्पल मिले नहीं थे प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम के, इसलिए मैंने लिखे नहीं। पूर्वव्यापी कराधान क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव ये होता है कि आज जैसे अक्टूबर, है ना, अक्टूबर की आज, अक्टूबर अक्टूबर का महीना चल रहा है, 10वां महीना होता है यह किसी भी साल का।
और आज की तारीख को या फिर अक्टूबर के महीने में एक एक्ट पास कर दिया कि भैया आज से जो है आपका मान लीजिए कि कोई सा भी कर लेकर आ गए, है ना, हेल्थ टैक्स लेकर आ गए, हेल्थ टैक्स लेकर आ गए या फिर एयर टैक्स लेकर आ गए। एयर टैक्स मतलब क्या कि जंगल वगैरह एरिया में जो रह रहे हैं वो लोग अगर सांस ले रहे हैं वहां पे तो वो लोग टैक्स पे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एयर टैक्स लेकर आ गए। तो अब ये लेकर कौन से आए, अक्टूबर के महीने में लेकर आए, मगर उन्होंने बोल क्या दिया कि भैया इसका कैलकुलेशन तो हम जनवरी 1 से करेंगे, कि जनवरी 1 2022 से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये एक्ट कब लेकर आए, 2022 में। और बोल क्या दिया कि हम 2022 जनवरी से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये पिछली तारीख से इसको लागू कर दिया, तो यही होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ठीक है, अब इसका मतलब इसमें क्या रहता है कि इट अलाउ अ कंट्री टू पास अ रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट आइटम और सर्विसेज एंड डील एंड चार्ज कंपनीज फ्रॉम टाइम being the date on which the law is passed. Country uses this route to correct any anomalies in their taxation policy that have in the past, allow company to take advantage of such loopholes, है ना। कि अब जैसे मान लीजिए कि पुराने टाइम मतलब इसका पर्पस क्या होता है कि एक पर्पस तो यही रहता है कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जो कंपनीज हैं वो लूप होल्स का यूज करके अपने आप को टैक्स टैक्स के दायरे से बाहर कर लेती हैं। तो उस लूप होल को खत्म करने के लिए या उस लूप होल से निजात पाने के लिए या उसको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि लॉ लेकर आती है और उसको पूर्वव्यापी तयांग से लागू कर देती है। हाँ, यही है कि देश अपनी कराधान नीतियों में किसी भी विसंगति को ठीक करने के लिए इस मार्ग का उपयोग करती है, जिन्हें अतीत में कंपनियों को इस तरह की खामियों का फायदा उठाने की अनुमति थी। अनुमति मतलब वैसा नहीं है कि परमिशन ही दे दी हो। वैसी अनुमति का मतलब नहीं है कि यहाँ पे अनुमति का मतलब यह है कि उसमें खामियां ही ऐसी थी कि आपने उसका अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। अब कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट टैक्स के, एग्जांपल जरूर आप याद रखिएगा। पहला क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्स। ये तो पता ही है पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है, कि जो भी आपकी इनकम होगी, आपकी सैलरी होगी, वेजेस होगी, उस पर जो टैक्स लगेगा वही होता है इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स ये होता है कि जो बिजनेस फील्ड होता है, बिजनेस फील्ड में जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगी, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। मिनिमम अल्टरेशन टैक्स ये क्या होता है, अब इसको भारत सरकार ने 1987 में लागू करा था और 1996 में वित्तीय अधिनियम के तहत इसको पूरी तरीके से लागू करने की कोशिश की गई थी, है ना। पहली बार अगर आप देखेंगे तो 1987 में आया था ये। तो ये क्यों लेकर आए थे, ये इसलिए लेकर आए थे कि कुछ कॉरपोरेट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पशंस होती हैं आपकी इनकम में, है ना, उसका यूज करके खुद का जो टैक्सेबल इनकम रहती थी वो ये जीरो बता देते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भैया आप भले एग्जाम्प्ट हो रहे हो मगर आपको मिनिमम इतना कुछ तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं मैट, यानी कि मिनिमम अल्टरेशन टैक्स, है ना। ये क्या था कि कंपनियां या करदाताओं द्वारा आयकर के विभिन्न प्रावधानों का लाभ उठाकर अपनी कर देयता को शून्य कर लिया। अब इसी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने न्यूनतम वैकल्पिक कर व्यवस्था को लागू किया था, जैसा कि हमने देखा कि 1987 में ये आए थे और 1996 में इसको लेकर के अधिनियम ही पारित कर दिया। और और उस टाइम पे इन्होंने इसकी रेट जो है वो 18.5% तय करी थी। और ये कैसे तय करी थी कि जो बुक प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको देना था। अभी तो मेरे ख्याल से ये 15% के आसपास हो गया है। अब रेट वगैरह क्या है यार कि गवर्नमेंट क्या है समय के साथ साथ चेंज करती रहती है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। 18% जो था, जो जब शुरुआत करी थी तभी लगाया था। ठीक है, अब बुक प्रॉफिट क्या होता है, तो ये बुक प्रॉफिट पे लगाने की बात की थी। ठीक है, तो बुक प्रॉफिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई शेयर खरीदे, ये इंडी मतलब जो व्यक्तिगत आय होती है उस पर भी लग सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी किसी टाइम पे आपने शेयर खरीदे, आपने 1000 शेयर खरीदे। ठीक है, और जब आपने शेयर खरीदे इसकी कीमत थी 10 रुपए, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 10,000 रुपए का। अब उसी शेयर की कीमत करंट प्राइस में अगर आप देखोगे, ठीक है, करंट में अगर आप देखोगे मान लीजिए कि 100 रुपये हो गई है, उसी इसी शेयर की जो कीमत है करंट में आज 100 रुपये हो गई है। आपके 1000 शेयर हैं तो आपकी जो टोटल वो हो गई कितनी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। ठीक है, अब ये होता है बुक प्रॉफिट, ये आपने बेचा नहीं है अभी, ये आप ही के पास है। ठीक है, मगर आपका जो टोटल शेयर वैल्यू है पहले जो 10,000 थी अब 1 लाख हो गई है, तो टोटल आपका जो बुक प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 90,000 हो गया, तो इसके ऊपर मैट लगेगा। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने जमीन खरीदी होगी किसी टाइम पे। अब उस जमीन की कीमत जब आपने खरीदी तब 50,000 थी, आज की डेट में उस जमीन की कीमत कितनी हो गई, 10 लाख रुपए हो गई। तो पहले 50,000 थी, आज 10 लाख हो गई है, तो 9,50,000 रुपए जो है वो आपका बुक प्रॉफिट माना जाएगा। ये होता है बुक प्रॉफिट।
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है कि भाई कंपनी होती है, कंपनी के अलग अलग शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा होता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करा होता है। अब कंपनी ने अगर उसमें से प्रॉफिट कमाया है तो उनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से उन लोगों को उसका हिस्सा दिया जाता है, तो उस हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। तो सरकार ने बोला कि ये जो आप डिविडेंड बांटोगे इस पर भी हम टैक्स लगाएंगे। वो कौन सा टैक्स होता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है। मगर जब ये हाल ही की बात है, मतलब 2020 या 21 का है, मतलब ये मेरे को ध्यान नहीं है, मगर है आज 2-3 साल पहले की बात। इसको एबॉलिश कर दिया गवर्नमेंट ने। ऐसी वेल्थ टैक्स होता है, ये संपत्ति पे लगता है, हालांकि इसको भी एबॉलिश कर दिया गया है 2016 में, 16-17 के आसपास ये भी हट गया है। अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ है जिसको आप अपने बिजनेस में अपने स्थायी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो उसको कैपिटल बोलते हैं। वो आपका घर हो सकता है, ठीक है। अगर आप कोचिंग सेंटर पढ़ा रहे हो तो आपकी टेबल कुर्सी हो सकती है ना। अगर आपका कंप्यूटर कंप्यूटर का वो है, कंप्यूटर की कोचिंग क्लासेस है, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर रखे रहेंगे वो आपकी कैपिटल होगी। तो इसको अगर आप जब बेचोगे तो उसमें जो प्रॉफिट होगा उस पर अभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो होता है कैपिटल गेन टैक्स। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म के मामले में यह रहेगा कि कोई सी भी एसेट अगर आपके पास 36 मंथ से अगर ज़्यादा है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स के हिसाब से लगेगा। और ये बेसिकली किसके लिए है? ये अदर देन शेयर, अदर देन शेयर के हिसाब से है ये। मतलब शेयर के अलावा अगर कुछ है आपके पास और वो 36 महीने से ज़्यादा रहता है और फिर उसको आप बेच के प्रॉफिट कमा रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और अगर यही चीज़ आपके पास 36 महीने से यानी कि 3 साल से अगर कम है तो आपके पास आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से टैक्स लगेगा, ठीक है। और अगर आप शेयर की बात करें तो शेयर में यही चीज़ कम होकर के 12 मंथ हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास शेयर है, आपने शेयर खरीदा किसी कंपनी का, रिलायंस का या टाटा का, और वो शेयर को आपने 12 महीने तक अपने पास रखा, और 12 महीने यानी कि 1 साल होते ही अगर आपने इसको बेचोगे और उस पर अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये होता है कैपिटल गेन टैक्स। तो इतना सा था। फिर दूसरा क्या होता है, व्हाट आर द इनिशिएटिव टू इम्प्रूव डायरेक्ट टैक्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ टैक्स पेयर की इनकम, मतलब जो टैक्स का क्राइटेरिया है, टैक्स पेयर हैं वो मुश्किल से 5% के आसपास हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है। और जबकि इनकम तो काफ़ी लोग कमाते हैं। तो इन लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग समय पे कुछ अलग अलग योजनाएं शुरू करी थी। जैसे कि पर्सनल इनकम में अगर आप बात करो तो विवाद से विश्वास योजना इन्होंने शुरू करी है, ठीक है। 2021 में इसका जो बजट था उसमें इस समिति ने घोषणा करी कि जो कर विवादों के संबंध में त्वरित राहत प्रदान करेंगी, ठीक है। स्कीम थोड़ी पुरानी है, मेरे ख्याल से ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ये 21 या 20 के आसपास की बात है। तो ईयर पे आप ध्यान मत दो, विश्वास से और विवाद से विश्वास पे आप ध्यान दो कि ये किसके लिए है। ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स तो हमने देख लिया कितने सारे थे पिछली वाली स्लाइड में। तो ये बेसिकली इनकम टैक्स से संबंधित है। और इसमें ये क्या था कि इसमें छोटे करदाताओं के 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और जो 10 लाख रुपए तक की विवाद आय है उसका समाधान किया जाएगा इसमें, ठीक है। विवाद से विश्वास स्कीम। एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ टीडीएस और टीसीएस का जो एक्सपेंशन है ये इसको एक्सपेंड किया गया। टैक्स डिडक्शन एक्स सोर्स इसको बढ़ाया गया। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन हॉनरिंग दी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, ये क्या है? ये बेसिकली वो है कि जो अच्छा करदाता है भारत का उसको अवार्ड वगैरह और कुछ फाइनेंशियल इनाम वगैरह दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि लोगों के अंदर इसके प्रति, मतलब टैक्स पे करने के प्रति जागरूकता आएगी, इसके प्रति जागरूकता आएगी। फिर इसी के साथ एक और क्या था कि फेसलेस मूल्यांकन और अपील, है ना। फेसलेस इवेल्युएशन एंड अपील, इसको भी एक शुरू किया था। एक मिनट, ये है फेसलेस इवेल्युएशन एंड अपील। तो ये कब? अगस्त 2020 में शुरू करा था प्रधानमंत्री जी ने। इसमें क्या था कि पारदर्शी कराधान ईमानदार ईमानदार को सम्मान के तहत 3 महत्वपूर्ण संरचनात्मक कर सुधारों की घोषणा करी थी। पारदर्शी मतलब जो टैक्स सिस्टम है इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसके माध्यम से 3 चीजें की घोषणा करी थी। वो 3 चीजें क्या क्या थी? एक तो था फेसलेस इवेल्युएशन यानी कि फेसलेस मूल्यांकन। दूसरा था आपका फेसलेस अपील, ये वन हो गया।
ये 2 हो गया फेसलेस अपील, और तीसरा था कराधान करदाता चार्टर, है ना? यानी कि टैक्स पेयर चार्टर। तो आप जो है अपने आंसर्स में इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो ये अभी के लिए इतना ही डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से, है ना? इसमें हमने अलग-अलग चीज़ों पे बात कर ली है, और सेस सरचार्ज पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रखा है जो यूपीएससी का आया हुआ है, ये मेरे ख्याल से 2020 का क्वेश्चन है, 2020 या 2021 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या सबसे मेन कॉज हो सकता है ब्लैक मनी के बनने से? अब यहाँ पे है ना पॉजिटिव देखना है आपको। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्ट इन लग्जरी हाउसिंग, investment in unproductive activities and purchase of precious stone, jewelry, gold, large donation to political parties and growth of religion, regionalism, loss of revenue to the state exchequer due to tax evasion। तो इसमें सही आंसर आपका डी आया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये दोनों नहीं होते हैं कम से कम शेयर तो कर ही दें। हाँ, थैंक यू।